हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि 2018 में जो पूछे गए प्रश्न थे उससे आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जो आज देखेंगे एसएसटी यानी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, इससे पहले मैंने 2016 का और 2017 का हल कर चुका है। ठीक है, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में चेक करके देख ले। ठीक है, और सीक्वेंस में अपना पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्या बोला है प्रश्न? हाँ, क्या बोल रखा है कि इसमें से देखिए थोड़ा सा तरीका इसमें समझ लीजिए। 2018 में किस प्रकार से पूछा था। इकाई यानी कि एक में इतिहास 20 अंक का था, भूगोल का 18 अंक था। ठीक है, और नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का था 18 अंक का, और अर्थशास्त्र का 6 अंक था, और उत्पाद प्रबंध का 8 अंक का था। ठीक है, इतने सारे जो प्रश्न को जोड़कर ये प्रश्न दिया हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न में पढ़ते हैं। पहला इतिहास होगा, मैंने इसका सॉल्यूशन किया है। ठीक है, जो यही प्रश्न है लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा अच्छी प्रकार से बड़ा अक्षरों में टाइपिंग करवाया है। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा घबराए नहीं। ठीक है, वही प्रश्न है 2018 में जो पूछे गए थे। चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रखा था कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यह कथन किसका था? ठीक है, क्या बोल रहा है, जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, यह कथन किसका था? तो पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रखा था कि हाँ, यह कथन प्रिंटिंग मेटरनिक का था। ठीक है, यानी कि मेटरनिक, प्रिंस मेटरनिक। ठीक है, का है। किसका है? प्रिंस मेटरनिक का। उन्होंने यह कथन फ्रांस की राजनीतिक घटनाओं की यूरोप पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाने के लिए कहा था। ठीक है, क्या कहा था? जब फ्रांस की राजनीतिक घटनाओं की यूरोप पर पड़ने वाला प्रभाव को दर्शाने के लिए कहा था। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग का बहुत अच्छी प्रकार से सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्या प्रश्न बोल रखा है कि हाँ, वियना संधि का मुख्य विशेषता का उल्लेख करें, विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, यानी कि जो वियना संधि हुआ था उसका जो विशेषता था उसे उल्लेख करने बोल रहा है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कहानी के रूप में दर्ज करवाया है। क्या है कि बहुत ही छोटा है लेकिन आपको दिखने में बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, हिस्ट्री ऐसा ही होता है। हिस्ट्री में आंसर बहुत ही छोटा होता है, याद करने में भी बहुत ही आसान होता है, लेकिन लिखने लिखने का जो अक्षर होता है बहुत बड़ा चला जाएगा। जब वियना संधि के बारे में हम बात करें तो वह तो 1-1.5 पेज लिखा जाएगा, लेकिन जो अपने भाषा में लिखना रहता है हिस्ट्री। ठीक है, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। देखिए आंसर क्या बोल रखा है कि 1815 की वियना संधि यूरोप में नेपोलियन युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए की गई। इस संधि का मुख्य उद्देश्य पुरानी राजशाही व्यवस्था को पुनः स्थापित करना था। फ्रांस में बोर्नोन, ठीक है, क्या बोर्नोन वंश को सत्ता में लाया गया। कौन वंश को सत्ता में लाया गया? तो ये हो गया आपका बोर्नोन। ठीक है, फ्रांस की सीमाएं घटाई गई। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो फ्रांस की सीमा घटाई गई। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए नीदरलैंड को मजबूत किया गया। ठीक है, इसे मजबूत किया गया नीदरलैंड को। ठीक है, और ऑस्ट्रिया, रूस और प्रसा को एक क्षेत्र दिया गया। ठीक है, ये था छोटा सा प्रश्न। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। प्रश्न अथवा करके दिया है, मतलब कि दोनों में से एक बनाना था। मैं दोनों को यहाँ पे हल करके लाया हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोगों को एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, ये पूरा 100% की गारंटी है। ठीक है, जब भी 2025 में, ठीक है, 2025 में जब मैंने एग्जाम लिखा था मैट्रिक का, तो उसमें से लगभग प्रश्न PYQ आए थे। ठीक है, PYQ प्रश्न थे। इसलिए आशा करते हैं कि इस बार भी PYQ पूछ के और आप लोगों का धैर्य बढ़ाएं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्या है कि उपनिवेशकों सभ्यता मिशन से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य था। ठीक है, तो इसका मिशन का जो
उपनिवेशक क्या था, इसका था सभ्यता मिशन से उपनिवेशकों का यह विश्वास था कि वे एशिया और अफ्रीका के लोगों को सभ्य बनाने आए। ठीक है, वे अपनी भाषा, शिक्षा, धर्म और संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। इस बहाने उन्होंने उपनिवेशों पर शासन किया, आर्थिक शोषण का ठहराया। ठीक है, ये ये भी छोटा सा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेश विरोधी आंदोलन से क्यों जुड़ा हुआ था। ठीक है, कितना 100 से 125 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रखा है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का उदय सीधे तौर पर उपनिवेश विरोधी आंदोलनों से जुड़ा था, क्योंकि विदेशी शासन ने स्थानीय लोगों का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण किया। उपनिवेशी सरकारें स्थानीय उद्योगों को नष्ट कर विदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देती थी। लोगों को, ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या है? लोगों को समान अधिकार नहीं दिए जाते थे। शिक्षा, प्रेस और संचार के विकास से लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। इस चेतना ने लोगों को एकजुट किया और स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया। इसी कारण राष्ट्रवाद ने उपनिवेश विरोधी आंदोलन का रूप लिया। ठीक है, आगे देखते हैं हम अथवा करके क्या एक प्रश्न दिया हुआ है कि रोलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया। ठीक है, किस प्रकार किया, यानी पूरा विस्तार से बताना है 100 से 120 शब्दों में। ठीक है, बहुत ही छोटा है और ये आसान शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, इसलिए आशा करते हैं आप लोगों को समझ आएगा। क्या बोल रखा है कि रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया कानून था। ठीक है, क्या था, रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया कानून था, जिसके तहत बिना मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। क्या था, बिना मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, यह कानून भारतीयों की स्वतंत्रता पर सीधा हमला था। गांधी जी ने इसका शांतिपूर्वक विरोध किया और सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। उन्होंने हड़ताल, उपवास और सभाओं के माध्यम से जनता को जागरूक किया। देश भर में इसका व्यापक विरोध हुआ, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे क्या है। ठीक है, 4 नंबर पे क्या बोल रखा है कि कॉर्न लॉ को समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करें। मतलब कि कॉर्न लॉ जानते हैं, कॉर्न लॉ का मतलब होता है, कॉर्न लॉ यानी कि मकई। ठीक है, मकई जिसको हम बोलते हैं, मकई को कॉर्न बोलते हैं, लॉ मतलब होता है कर। ठीक है, मतलब मकई पे जो कर लगा हुआ था वह समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभाव की व्याख्या करने बोल रहा है। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार जो थी उसका विरोध कर रहा था। ठीक है, किस प्रकार से प्रभाव पड़ा उस पर। आगे देखते हैं प्रश्न क्या, उत्तर क्या बोल रहा है कि कॉर्न लॉ समाप्त होने से ब्रिटेन में सस्ता अनाज आयात होने लगा, जिससे मजदूर वर्ग को सस्ता भोजन मिला, लेकिन किसानों को नुकसान हुआ। ठीक है, मजदूरों को तो थोड़ा सा फायदा हुआ, लेकिन जो किसान था उसे नुकसान हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश उद्योगों को लाभ मिला। ठीक है, यानी जो ब्रिटिश उद्योग यानी कि फैक्ट्री था उसे तो लाभ मिला, क्योंकि मजदूर तो कम रखी जा सकी। ठीक है, क्योंकि जो मजदूरी कम रखी जा सकी, कृषि से जुड़े लोग बेरोजगार हुए,
ठीक है, मतलब दाम घट गया तो बेरोजगार ही ना होंगे। ठीक है, और शहर की और पलायन बढ़ा। पलायन मतलब होता है यानी कि गांव से शहर की ओर जाने को पलायन कहते हैं। ठीक है, तो गांव से शहर की ओर पलायन बढ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि 17वीं शताब्दी में यूरोप के शहरी व्यापारी गांव में किसानों और कारीगरों से काम क्यों करवाने लगे। ठीक है, क्या बोल रहा है 17वीं शताब्दी। ठीक है, किस शताब्दी की बात कर रहा है, 17वीं शताब्दी की शहरी व्यापारी यानी कि जो शहर में जो व्यापार करते थे वे व्यापारी गांव में किसानों और कारीगरों से काम क्यों करवाने लगे। तो इसका सीधा सा कारण क्या था कि शहरी व्यापारी उत्पाद बढ़ाने और लागत कम करने के लिए गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। शहर में गिल्ड नियम खपत थे, सख्त थे और मजदूरी अधिक थी। गांव में सस्ता श्रम उपलब्ध था, इससे व्यापारी आधुनिक मुनाफा कमा सके और घरेलू उद्योगों का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे प्रश्न पे क्या बोल रखा है कि 19वीं सदी में भारत में प्रिंट संस्कृति के विस्तार का गरीब जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, जिसे 100 से 125 शब्दों में उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रिंट संस्कृति के विस्तार से गरीब जनता में जागरूकता बढ़ी। सस्ते अखबार, पुस्तकाएं और धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध हुए। लोगों को अपने अधिकारों और सामाजिक कुरीतियों की जानकारी मिली। समाज सुधार आंदोलन को बल मिला। महिलाओं और मजदूर वर्ग में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट आया। इससे सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया तेजी हुई। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ आया। आगे देखेंगे हम एक और प्रश्न दिया था उसी पे कि दोनों में से एक बनाना था, उसका हम आंसर लेकर आ गए हैं। क्या बोल रखा है कि 18वीं सदी के यूरोप में उपन्यासों में के पाठकों की संख्या बढ़ने लगी। बढ़ने के कारण का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है 18वीं सदी में जब यूरोप में उपनिवेशों के पाठकों की संख्या बढ़ने लगी तो उसके कारणों का वर्णन करने बोल रहा है। ठीक है, क्या कारण था जिससे तेजी से उसमें वृद्धि हुई। तो उसका सीधा सा कारण क्या था कि 18वीं सदी में छपाई तकनीक के विकास से किताब सस्ती हुई। मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिनके पास पढ़ने का समय और धन था। शिक्षा का प्रसार हुआ। पुस्तकालय और पठन कक्षा खुले। उपन्यास मनोरंजन और जीवन से जुड़े होते थे जिससे पाठकों की संख्या तेजी से बढ़ी। ठीक है, क्या क्या था जब पुस्तकालय में गठन हुआ तो उसमें पाठक खुले यानी कि क्लास बने, स्कूल खुले। उपन्यास मनोरंजन और जीवन से जुड़े होते थे जिससे पाठकों की संख्या तेजी से बढ़ी। ठीक है, उसमें मनोरंजन होता था, जीवन से जुड़ी बातें होता था। ठीक है, जिससे यानी कि विद्यार्थियों को रुचि बढ़ा और उसका संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। आगे देखेंगे क्या है कि दिए गए विश्व मानचित्र में निम्नलिखित स्थान को दर्शाएं। ठीक है, यानी कि लंदन और कंबोडिया को दर्शाना है मैप में। तो लंदन और कंबोडिया को आप लोग दर्शा लीजिएगा ना मैप में। आप लोग नहीं दर्शाने सकिएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं मैप पे एक अलग स्पेशलिस्ट वीडियो बना के लाऊंगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बोल रखा है कि इकाई 2। ठीक है, यानी कि भूगोल, ज्योग्राफी। प्रश्न 8 इसी से पूछ के लाया है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से सतलुज नदी
नहर होकर नहीं जाती है। तो सतलुज नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं जाती है, उसे हम लोग देखते हैं। तो चार ऑप्शन दिया था, तो जो उत्तराखंड होता है, ठीक है, उससे सतलुज नदी होकर नहीं जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि झारखंड में निम्न खनिजों में से किस खनिज का अभाव है। तो सब खनिज है, लेकिन ऐसा कौन सा खनिज है जो झारखंड में नहीं पाया जाता है। तो झारखंड में जो लौह अयस्क है वह बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि निम्न में से किस राज्य से सोन नदी नहीं बहती है। सोन नदी आप लोग जानते हैं, ठीक है, सोन नदी नहीं बहती है। तो कौन से राज्य से सोन नदी नहीं बहती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो राजस्थान राज्य है उससे सोन नदी वो होकर नहीं बहती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि औद्योगिकरण प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, औद्योगिकरण से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है। खनिज, जल, वन और ऊर्जा संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है तथा संसाधनों की कमी उत्पन्न होती है। यदि संसाधनों का समतुल्य उपयोग ना किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो भविष्य में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या प्रश्न बोल रखा है। एक और दिया है अथवा के रूप में, सतत विकास से क्या तात्पर्य है, यानी कि सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, विकास से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो सतत पोषणीय विकास है वो हो जाएगा, मैं अपने भाषा में बता देता हूं, सतत पोषणीय विकास वह विकास है जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि जो भावी पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखा जाए। ठीक है, यानी कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को भी पूरा करे। ठीक है, यानी कि अपने साथ साथ अपने बाल बच्चा का भी ध्यान रखे। ठीक है, और वह वस्तु को डायरेक्ट समाप्त ना कर ले। जैसे कि झारखंड में इतना कोयला है, ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाएगा कि कोयला पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इतना दोहन हो रहा है, इतना खनन हो रहा है कि कोयला इतना है ही नहीं कि आदमी को पूरा कर सके, क्योंकि आदमी को जितना मिले उतना ही कम समझता है। ठीक है, तो ये अपना पूर्ति कर रहा है, अपना भावी पीढ़ी के लिए नहीं सोच रहा है, क्योंकि जब एक दिन ऐसा हो जाएगा कि कोयला झारखंड में खोजने से नहीं मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं क्या बोल रहा है कि सतत विकास का अर्थ वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करे कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना हो। ठीक है, वही बात बोल रहा है, इससे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, इनकी विवेकपूर्ण बोल रहा है, मतलब कि समझदारी से उपयोग करना है। आगे बोल रहा है 12 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में जल संसाधन के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन करें। ठीक है, यानी कि जो भारत में जल संसाधन के जो संरक्षण थे उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे, ठीक है, उसके बारे में वर्णन कर रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारत में जल संसाधनों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो जिसमें से पहला क्या हो जाएगा, वर्षा जल संचय को बढ़ावा दिया जा रहा है, पहला हो गया। दूसरा हो सकता है बांध, तालाब और जलाशयों का निर्माण किया गया। नदी की सफाई के तहत सफाई के लिए योजना चलाई जा रही है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां
ड्रिप, ठीक है, ड्रिप और स्प्रिंकलर को अपनाया जा रहा है। जल के उपयोग को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान की जरूरत है, ठीक है, यानी कि जल जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि जैव विविधता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है, ठीक है। जैव विविधता क्या है, इसका मुख्य कारण भी बताने बोल रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, ठीक है। क्या बोल रहा है, जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पति से है। इसके मुख्य कारण भौगोलिक विविधता, जलवायु, स्थलकृति और प्राकृतिक परिस्थितियां हैं। वनों, नदियों और समुद्रों में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैव विविधता पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। क्या है कि जो जैव विविधता जो होता है वह पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम 14 नंबर प्रश्न क्या कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाए, ठीक है। मुंबई को दर्शाना है, पश्चिमी घाट को दर्शाना है। जब भारत आप इस प्रकार से बनाइएगा, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं बनेगा क्योंकि मुंबई मुंबई आप लोग कहाँ जानते हैं, गुजरात में जानते हैं, ठीक है। जो ऐसे करके जो ऐसे वाला स्थान है ना, ऐसे करके, ठीक है, तो इस स्थान पे गुजरात है, ठीक है। इस पास मुंबई है, ठीक है, यानी कि मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस पास तो मुंबई है, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है नागरिक शास्त्र का प्रश्न, ठीक है, जिसमें से प्रश्न क्या बोल रखा है, अच्छा नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स। 15 नंबर प्रश्न क्या है, रिक्त स्थान भरिए। क्या लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता के प्रतिनिधित्व के हाथ में होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जनता के प्रतिनिधित्व के पास। अच्छा, जो है इस पार से इस पास तक डैश था, ठीक है, रिक्त स्थान था, तो इसमें डायरेक्ट भर दिया है टाइपिंग मास्टर जी, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या 16 नंबर प्रश्न की सत्ता का विकेंद्रीकरण डैश व्यवस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा संघीय व्यवस्था द्वारा, ठीक है। संघीय व्यवस्था द्वारा तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मतलब कि राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है वही पूछ रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, सत्ता प्राप्त करना, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि सामाजिक भेदभाव जन्म पर आधारित होते हैं, व्याख्या कीजिए। कैसे जन्म पर आधारित होते हैं सामाजिक भेदभाव, ठीक है। तो इसका उत्तर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सामाजिक भेदभाव जन्म के आधार पर जाति, धर्म और लिंग से जुड़ा होता है, ठीक है। किस किस से, जाति, धर्म और लिंग पर। व्यक्ति को जन्म से ही समाज में एक विशेष स्थान दे दिया जाता है, ठीक है। आप किस स्थान पे जन्म लिए हैं उसका जाति मिल जाता है, धर्म मिल जाता है और स्थान मिल जाता है, ठीक है। इतने सारी चीज उसे जन्म से ही मिल जाते हैं, ठीक है। इससे समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। ये असमानता समाज के विभाजन और अन्य अन्याय को बढ़ावा देती है, ठीक है। आगे देखेंगे हम 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि हाँ, सत्ता का साझाकरण के पक्ष में एक व्यवहारिक और एक नैतिक कारण बताएं, ठीक है, यानी कि दो कारण बताना है, एक व्यवहारिक और एक नैतिक। तो पहले हम समझते हैं, पहले व्यवहारिक समझते हैं क्या बोल रहा है। सत्ता का साझाकरण से समाज में स्थिरता और एकता बनी रहती है, इससे टकराव की संभावना कम होता है। नैतिक कारण यह है कि
लोकतंत्र से सभी वर्गों को निर्णय निर्माण में भागीदारी का अवसर मिलता है। भारत के केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या है अथवा करके दिया हुआ प्रश्न। भारत में संघीय शासन की प्रमुख विशेषता का उल्लेख करें, वर्णन करें। ठीक है, यानी कि भारत में किस प्रकार का शासन है, संघीय है। ठीक है, उसका विशेषता का वर्णन करने बोल रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। इससे सत्ता के केंद्र और राज्य के बीच विभाजित होती है। संविधान सर्वोच्च है। स्वतंत्र न्यायपालिका का विवादों का समाधान करती है। लिखित संविधान और द्विसदनीय व्यवस्था संघीय प्रणाली को मजबूत करता है। ठीक है, आगे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न क्या कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, पढ़ते हैं। दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जबकि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। दबाव समूह चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि राजनीतिक दल लेते हैं। दबाव समूह किसी विशेष हित के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कि 21 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर क्यों माना जाता है। मतलब कि लोकतंत्र इतना शक्तिशाली और बेहतर क्यों है। ठीक है, क्यों माना जाता है, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाता है कि लोकतंत्र में जनता को अपने प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार होता है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इससे समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा होती है। गलतियों को सुधारने की गुजारिश रहती है। इसलिए लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली माना जाता है। ठीक है, इतना सारा विशेषता है इसका ऊपर। आगे देखेंगे अथवा करके दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भारत में लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। ठीक है, यानी कि भारत में जो लोकतंत्र का जो प्रमुख चुनौती है उसका वर्णन करने बोल रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि भारत में लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों में भ्रष्टाचार, अशिक्षा, गरीबी और सामाजिक असमानता शामिल है। राजनीति का अपराधिकरण और धन बल का प्रभाव भी लोकतंत्र में कमजोर करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है। जातिवाद, सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं भी लोकतंत्र मूल्यों की चुनौती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम सिविक्स, अच्छा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में कौन कौन से प्रश्न लिए गए हैं देखेंगे। क्या है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय आय से क्या होता है, आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका बताना है परिभाषा। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा कि किसी देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या बोल रखा है कि किसी देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मुद्रित मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि उपभोक्ताओं के शोषण के 5 कारण लिखिए। ठीक है, उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है उसका कारण बताने वाला रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार से उपभोक्ताओं को शोषण मतलब कि ठगना, लूटना। ठीक है, किस प्रकार से लूटा जाता है उसे देखते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा उत्तर, उपभोक्ताओं के शोषण के प्रमुख कारण है। पहला जो है अशिक्षा, दूसरा है जानकारी, तीसरा है जानकारी का अभाव। ठीक है, चौथा है मिलावट, पांचवा है जमाखोरी और गलत
तौल माप, इसके अतिरिक्त झूठे विज्ञापन, अधिक मूल्य वसूली भी उपभोक्ता का शोषण कहलाता है। मतलब कि अशिक्षा, यानी कि जो कि शिक्षा रहता है वह गलत देता है, ठीक है। जानकारी, ठीक है, जानकारी का अभाव, मतलब कि आप उसे जानकारी नहीं है तो मिलावट, यानी कि आपको मान के चलिए 20 किलो, अच्छा मान के चलिए दूध लेते हैं तो दूध में मिलावट करके देता है, घी में मिलावट करके देता है, ठीक है। जिस प्रकार से व्यक्ति ठगे जाते हैं, किस प्रकार से, मान के चलिए एक 5 लीटर दूध है, उसमें से आधा लीटर जल मिला देगा, ठीक है, पानी मिला देगा, तो आपको पता नहीं चलेगा। इस प्रकार से मिलावट भी आपका बहुत बड़ा योगदान निभाता है उपभोक्ता के शोषण में। जमाखोरी, मतलब कि इसे लूट डकैत कहते हैं, ठीक है, यानी कि जमा करता है। गलत तौल माप, यानी कि गलत तौल, आप लोगों को गलत किलो धारा में गलत तौला जाता है। जैसे कि मान के चलिए किलो धारा में चढ़ाया, ठीक है, आप लोगों को पलक झपकते ही नीचे चुंबक उम्बक लगा देता है, या फिर आप लोगों का डिजिटल वाला जो मापतौल वाला मशीन रहता है उस पे भी किस प्रकार से सेटिंग कर देता है, ठीक है, जिससे आप लोगों को गलत मापतौल मिल जाता है। अतिरिक्त झूठे विज्ञापन, मतलब कि अंदाजी और गलत विज्ञापन करता है। मान के चलिए कोई साबुन है जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो बेचा नहीं रहा है, तो उसका तरह तरह से विज्ञापन करेगा कि ये ऐसा है, वह ऐसा है, इसका उपयोग करने से मात्र 7 दिन में ही आपके गाल चमक जाएंगे, शरीर में खूबसूरती आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और बहुत कोई तो अधिक मूल्य वसूली भी करता है, ठीक है। मान चलिए आप अच्छा, ये आपका सबसे बड़ा उदाहरण हो जाएगा वाइन शॉप, ठीक है। कोई भी दारू दुकान आप लोग जाइएगा, मान के चलिए एगो बियर का दाम है 240 रुपए, ठीक है, तो उसका लेगा आपका कितना लेगा, 240 नहीं लेगा, ये 240 उसका फिक्स रेट नहीं है, ये इतना लेता है। ये इसका दाम एक्चुअली रह जाता है आपका, मान के चलिए एक बियर का दाम है 190 रुपया या 80 रुपया, लेकिन इसे बेचता है 240 रुपये में, ठीक है, यानी कि आप लोगों से ज्यादा पैसा भी वसूली करता है, ठीक है, ज्यादा मूल्य भी वसूल करता है, ठीक है। इस प्रकार से अधिक उपभोक्ताओं को भी ठगता है। आगे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न, क्या कि राष्ट्रीय ग्रामीण में रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा की उद्देश्य की व्याख्या करें। मतलब बोल रहा है जो नरेगा आया था 2005 में, मतलब कि नरेगा का डायरेक्ट मतलब क्या है, जो गरीब परिवार से जो बिलोंग करते हैं, जिसे काम नहीं मिलते हैं, ठीक है, उसे सरकार जो है 100 दिनों का रोजगार भत्ते देता है, ठीक है, जो पुरुष और महिलाओं के लिए एक रेट रहता है। 2000 लगभग 2025 में नरेगा का रेट मजदूर के लिए कितना था, 264 रुपये था, ठीक है, 264 रुपये था मजदूर के लिए। और इसमें से काम क्या लिया जाता है, मान के चलिए सरकारी कुआं, ठीक है, कुआं कुआं लिया जाता है, तालाब लिया जाता है, तालाब, ठीक है, प्लस में और क्या लिया जाएगा, नहर लिया जाएगा, या सरकारी कोई भी काम हो जाए आपका, जैसे कि कृषि से रिलेटेड, उसे हम नरेगा के अंतर्गत लाते हैं, जिसमें से आप लोगों को 100 दिन रोजगार देगा और फिक्स रेट रहेगा, ठीक है। इसमें पढ़ते क्या, नरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवार के रोजगार की गारंटी देना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। इससे बेरोजगारी कम होती है और आय में वृद्धि होती है। यह योजना ग्रामीण विकास परिस्थिति निर्माण गरीब वन्मूलन में सहायक होता है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो परिवार में जो जिसे काम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उसे काम देता है 100 दिन। और ये मैं एक बता दूं, इससे पहले नरेगा का, ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, ये जो आप लोगों का ये 2005 में रखा गया, लेकिन 2005 से पहले 2005 से पहले यानी कि नीचे इसका नाम था मनरेगा। क्या नाम था, मनरेगा, मनरेगा ये नाम का था ये, ठीक है। इसका बदल के 2005 में नरेगा रख दिया, ठीक है।
आगे देखेंगे क्या है कि 25 नंबर, अधिक ऋण की स्थिति उधारकर्ता के लिए किस प्रकार समस्या उत्पन्न करती है, व्याख्या कीजिए। मतलब कि अधिक ऋण की स्थिति उधारकर्ता के लिए किस प्रकार समस्या उत्पन्न करती है, वही पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छा, 25 का एक और क्वेश्चन दिया है, इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोल रखा है कि अधिक ऋण लेने से उधारकर्ता पर ब्याज का बोझ बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शनली है कि आप अधिक पैसा लीजिएगा, ठीक है, ब्याज तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आपका ऋण जो दर रहता है वह तो निश्चित रहता है, ठीक है। आप औपचारिक लेते हैं तो वह निश्चित रहता है, लेकिन आप अनौपचारिक लेते हैं, अनौपचारिक मतलब कि साहूकार या फिर रिश्तेदार सगी संबंधी से, तो उसे अनौपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक से वह किसी प्रकार से अपना ऋण को बढ़ा सकता है, ठग सकता है, आपको लूट सकता है, मार सकता है, देखो उसका पास अधिकार रहता है कि वह आप उससे लिए हैं। लेकिन आप औपचारिक से लीजिएगा, मतलब कि बैंक से लीजिएगा, औपचारिक से लीजिएगा तो उस पे ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, ठीक है। आपका ब्याज दर सीमित रहता है, टाइम लिमिट रहता है, ठीक है। इस प्रकार इसके आपके घर बोलने नहीं आएगा कि आप इतना समय में दे दीजिए कि आपका ब्याज बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो इसका हम लोग आंसर पढ़ते हैं। क्या बोल रखा है कि अधिक ऋण लेने से उधारकर्ता पर ब्याज का बोझ बढ़ जाता है, समय पर ऋण चुकाने में कठिनाई होती है, इससे कर्ज का जाल बन जाता है, आय का बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने में चला जाता है, जिससे जीवन स्तर गिरता है और आर्थिक असुरक्षा बढ़ती है, ठीक है। मतलब कि जितना गरीब है और धीरे धीरे गरीब होते जाएगा, ऋण का बोझ बढ़ते जाएगा, तो ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कैसा मदद करता है, कैसे मदद करता है। मतलब बोल रहा है कि जो नीतियां हैं, ठीक है, वह जो नीतियों का उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कैसे मदद करता है व्यापार, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का। उदारीकरण आयात निर्यात पर प्रतिबंध कम होते हैं, विदेशी कंपनियां निवेश कर पाती हैं, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उपभोक्ताओं को बेहतर और सस्ता उत्पाद मिलते हैं। तकनीक और तकनीक और पूंजी का प्रवाह बढ़ता है, जिससे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है। मैंने इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, VVI प्रश्न जो एग्जाम में आप लोगों के 2026 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से फिक्स है, 100% फिक्स है कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न तो वहाँ जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में। यदि आप लोग इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं और सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में बना हुआ है और सीक्वेंस में पढ़ाई कर सकते हैं PYQ मॉडल पेपर के, PYQ ओरिजिनल पेपर के नाम पे, ठीक है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।